हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, नए वीडियो। आ, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि कांग्रेस की सरकार जो थी उसने बहुत तुष्टीकरण किया। तुष्टीकरण किसका किया आप जानते ही हैं कि किसका किया होगा और किसके लिए कहा जा रहा है। और ये एक नैरेटिव बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी का सबसे ज्यादा रोल था। लाल कृष्ण आडवाणी ने ही ये आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारें अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। और अब हम ये नैरेटिव खूब चला भी, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान की घृणा और हैट भी थी। और उससे बहुसंख्यक लोग जो है उस नैरेटिव के साथ जुड़ गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस की सरकार है तो तुष्टीकरण कर रही है। और तुष्टीकरण का मतलब क्या हुआ? तुष्टीकरण का मतलब यह है कि मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को अनड्यू एडवांटेज देना, जो उनको उनको उससे भी ज्यादा देना जितना उनको हक रखते हैं। तो हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जो नैरेटिव बनाया गया, ये इसमें कितनी सत्यता है। क्योंकि अभी तक भी देखा जाए तो मुस्लिम लोगों की हालत बहुत ही खराब है, सभी तरफ, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, सभी तरह से मुस्लिमों की हालत बहुत चिंताजनक है। और इसका पता जो है कैसे लगा? ये जब नैरेटिव बनाया गया तो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार जब आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में, तो उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने दो कमेटियां बनाई। एक कमेटी बनाई सच्चर कमेटी, जिसने ये पता लगाने की कोशिश की कि मुस्लिमों की वास्तविक स्थिति क्या है। और दूसरी बनाई रंगनाथ कमेटी। रंगनाथ कमेटी की सिफारिशें भी इसी तरह की थी कि भाई इनको क्या क्या चाहिए। और उन्होंने मतलब मुसलमानों के पक्ष में कई बातें कही, जैसे आरक्षण वगैरह की भी बातें कही, लेकिन वो कुछ लागू नहीं हुई और न सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो नैरेटिव बनाया है कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है सरकारें, वो कितना हद तक सही है। क्योंकि अगर तुष्टीकरण करती है तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके पास खूब धन दौलत होनी चाहिए, उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छे रोजगार होने चाहिए, अच्छे मकान होने चाहिए और सब तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने क्या क्या पाया और क्या सिफारिशें की। इसी के ऊपर हमारा आज का वीडियो केंद्रित रहेगा। उसके पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और फायदा यह है कि आप हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। अगर आपको वीडियो लाइक कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करता हूं, जो 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कमेटी का एक कमेटी बनाई, जो जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में थी।
उसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना। इस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र सच्चर बनाए गए थे। उन्होंने राजेंद्र सच्चर हाईकोर्ट के जस्टिस थे, दिल्ली हाईकोर्ट के, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2006 में प्रस्तुत कर दिया। लगभग उस बात को मतलब 2006 में प्रस्तुत की वो उस रिपोर्ट को, उस बात को 19 साल हो गए, लगभग 19 साल हो गए। और 19 साल में हम ये भी देखेंगे कि उस जस्टिस सच्चर कमेटी के अध्ययन के में क्या स्थिति थी और बाद में इन 19 सालों में उसमें कितना परिवर्तन आया, या सरकार ने उस चीज़ों को बदलने में कितना काम किया, ये भी हमको देखेंगे, कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ। और 19 सालों में सरकारों ने स्थिति को बदलने के लिए क्या क्या प्रयास किए और क्या ये प्रयास पर्याप्त थे। तो सच्चर कमेटी की मुख्य बातें हैं: शैक्षणिक स्थिति, मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम पाई गई है। मुस्लिम छात्रों का ड्रॉप आउट रेट, विद्यालय छोड़ने की दर उच्च थी, मतलब जो एवरेज रेट है उससे ज़्यादा थी, और जो साक्षरता दर है वो कम थी। आर्थिक स्थिति में बड़ी संख्या में मुसलमान असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं, जहां वेतन और सुरक्षा दोनों ही कम है, दोनों का ही अभाव है। सरकारी नौकरी में मुसलमानों की भागीदारी कम थी। आईएएस, आईपीएस और पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसमें तो बहुत ही कम स्थिति थी। मुस्लिम बहुल इलाके में अक्सर सामाजिक स्थिति, मुस्लिम बहुल इलाके में अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते हैं, जैसे साफ पानी, बिजली, सड़कें, साफ सफाई, ये सब मुस्लिम मोहल्लों में नहीं पाया जाता है। मुस्लिमों को अक्सर आवास, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आवास, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम है। वैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन उनकी जो फाइंडिंग है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष: मुस्लिमों के हालात दलितों और पिछड़े वर्गों से भी खराब पाए गए। तो सुरक्षा एजेंसियों में भी मुस्लिमों की उपस्थिति बेहद कम है। सच्चर कमेटी ने ये पाया कि दलितों से और आदिवासियों से भी मुस्लिम कम्युनिटी का हालात कम, उनसे भी नीचे है। तो ये जो नैरेटिव आपने बनाया कि मुस्लिमों को तुष्टीकरण होता है, वो पूरी तरह से फेल दिखाई देता है। मतलब उसमें कोई दम नहीं है, खाली कहने को और झूठ फैलाने के लिए वो बनाया गया, लेकिन उसमें दम कुछ नहीं है। तो ये अब मैं आपको, सच्चर कमेटी ने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पर भी अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। शिक्षा में बाधाएं, महिलाओं की शिक्षाओं में बहुत बाधाएं हैं। सच्चर कमेटी ने पाया कि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा में कई बाधाएं हैं। स्कूलों की अनुपलब्धता, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्कूलों की कमी विशेषकर लड़कियों के लिए एक प्रमुख समस्या है। महिला शिक्षकों की कमी, महिला शिक्षणों की अनुपस्थिति के कारण माता पिता अपने बेटियों को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं। सच्चर कमेटी ने शैक्षणिक पिछड़ापन को
करने के लिए छात्रवृत्ति की भी सिफारिश की। मतलब अनेक तरह की छात्रवृत्तियां जो हाई स्कूल के ऊपर या कॉलेज में आने के बाद, इस तरह की कई स्कीम्स हैं उसमें। बुनियादी सुविधाओं का अभाव, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थिति की कमी भी लड़कियों के स्कूल से दूरी का कारण है। मतलब स्कूलों में शौचालय वगैरह भी नहीं होने से बच्चियां जो है स्कूल नहीं जाती। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। सामाजिक मान्यताएं, कुछ समुदायों में ये धारणा है कि लड़कियों की शिक्षा आवश्यक नहीं है, जिससे उनकी शिक्षा में रुकावट आती है। आर्थिक भागीदारी, रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं की कार्य भागीदारी दर अन्य समुदायों की महिलाओं के तुलना में कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की कार्य भागीदारी दर लगभग 29% है, जो अन्य समुदायों की महिलाओं से काफी कम है। शहरी क्षेत्रों में यह दर और भी कम, लगभग 18% ही है। मुस्लिम महिलाएं पारंपरिक उद्योगों जैसे हथकरघा, सिल्क, चमड़ा आदि में संलग्न रहती है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद ये उद्योग कमजोर पड़ गए और इसलिए उनकी उपस्थिति और कम हो। तो स्वास्थ्य और कल्याण, ये महिलाओं के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी में मुस्लिम महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, विशेषकर महिला डॉक्टरों की उपस्थिति के कारण महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाने से कतराती है। मतलब महिला डॉक्टर नहीं होने की वजह से महिलाएं जो है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं केंद्रों पर नहीं जाती। प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी की कमी के कारण मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर अधिक है। लेकिन ये जो एक नैरेटिव ये भी बनाया गया कि हम 5 हमारे 25, मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति 4 शादियां करता है और 5-5 बच्चे सबसे पैदा करता है, तो 25 बच्चे जो है एक के होते हैं, तो 25 और 4 29-30 जनों का परिवार हो जाता है। तो ये एक नैरेटिव बनाया गया है, वास्तविकता ये नहीं है। और इसका बहुत ही अच्छा जवाब उन्होंने वो जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग थे MY कुरैशी, उन्होंने दिया कि भाई अगर मतलब महिलाओं और मर्दों का, पुरुषों का अनुपात तो बराबर ही है, अनुपात में तो दोनों 50-50 हैं, होगा थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति 4 महिलाओं से शादी कर लेता है तो 3 जो आदमी हैं वो कुंवारे रहेंगे, तो वो तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते फिर। तो इस तरह से मतलब ये जो कहने की बात है कि बच्चे पैदा करते हैं बहुत ज्यादा, और अब तो ये भी देखा जाता है कि बहुत ही कम लोगों में ये 4 शादियों वाला रिवाज है। कहीं पे भी ये रिवाज अब नहीं रहा। पहले किसी जमाने में था, ये बात ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल उसका उल्टा है। तो महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मुस्लिम महिलाओं की पंचायतों से लेकर संसद तक में उपस्थिति नगण्य है। सरकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम महिलाओं को अक्सर सरकारी योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, BPL की कोड आदि से वंचित रह जाती है, क्योंकि उन्हें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। तो ये भी एक मुस्लिम महिलाओं के लिए समस्या है।
अब ये तो सारी स्थिति का बखान हो गया। अब मैं इस बात को देखते हैं कि सच्चर कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की। डेटा संग्रह, मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक आंकड़े नियमित रूप से एकत्र किए जाएं। अधिकारों की रक्षा, मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने पर जोर दिया। शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के प्रयास, एक जो बहुत बड़ी सिफारिश थी और महत्वपूर्ण सिफारिश थी, वो थी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना, ईओसी। ईओसी की स्थापना के लिए उन्होंने कहा था, जो आज तक भी नहीं बना है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान बनाना। 20 साल बाद भी हम देखें तो स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। शिक्षा में थोड़ा सुधार दिखता है, वह तो समय के साथ वैसे ही हो जाता। सरकार ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। रोजगार और आर्थिक स्थिति में असमानता बनी हुई है। श्रम बल में भागीदारी अन्य समुदायों से कम है। सरकारी नौकरियों में 4-5% भागीदारी ही है, जबकि जनसंख्या उनकी 14.2% है। तो ये जो बात है, मतलब सरकारी योजनाओं का, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई इनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और अभी तक भी मतलब वो जो एक विशेष कमीशन बनाने की बात कही थी, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की को मिलने की, विशेष समान अवसर मिले उसके लिए एक कमीशन बनाने की बात कही थी, वो अभी तक भी लागू नहीं हुई। 19 साल हो गए उस बात को। और ये दर्शाता है कि हमारी सरकारें कोई भी मतलब ये नहीं चाहते कि वो इक्वल हो या उनको इक्वल वो अवसर मिले, इसलिए वो बनाया ही नहीं उन्होंने कमीशन। मुस्लिम सांसदों का प्रतिशत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में गिरावट है और संसद में मुस्लिम सांसदों का प्रतिशत 5% से भी कम है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तो मुसलमानों में से एक भी सांसद पद के लिए टिकट नहीं दिया, चुनाव के लिए खड़ा नहीं किया। राजनीतिक दलों में भागीदारी बढ़ती, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण प्रमुख राजनीतिक दल मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट दे रहे हैं। सामाजिक स्थिति, अलगाव और भेदभाव। सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चर कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया जाए, वो आज तक नहीं बना। 8 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही और 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। दोनों ही नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों को समान अवसर मिले और इसलिए दोनों ही सरकारों ने इस कमीशन का गठन नहीं किया। हाँ, ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के कुछ अंश लागू करने के प्रयास अवश्य किए और उनके परिणाम भी आए। सरकार ने 2008 में ईओसी संरचना और कार्यों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जिसने 13 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर अभिताम कुंडू की अध्यक्षता में, ये जेएनयू में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, और इनके अध्यक्षता में एक अन्य समूह ने डाइवर्सिटी इंडेक्स तैयार करने की सिफारिश की, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विविधता को मापा जा सके। हालांकि इन सिफारिशों के बावजूद भी
ईओसी की स्थापना नहीं हो सकी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक जटिलताएं और अन्य प्राथमिकताओं के कारण यह पहल ठंडी पड़ गई। वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्रीय इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन अस्तित्व में नहीं है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। सच्चर कमेटी की ये सिफारिश एक समावेशी और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती थी। हालांकि इसकी अनुपालना की कमी से वंचित समूहों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अधूरी ही रह गई है। तो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, और उसके बाद 19 साल में क्या हुआ उसको हमने देखा कि अभी तक भी इस मुस्लिम समूह को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और ये जो नैरेटिव बनाया गया तुष्टीकरण का, ये बिल्कुल फेक है और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है। और इसी तरह से वो जो मैंने बताया आपको कि मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो स्थिति भी अब नहीं है। रंगनाथन कमीशन की रिपोर्ट को हम देखेंगे, लेकिन ये वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा हो गया है, तो एक नया वीडियो, एक अलग वीडियो बनाएंगे रंगनाथन कमेटी, जस्टिस रंगनाथन कमेटी की। उसकी भी घोषणा 2004 में हो गई थी, और उन्होंने भी शायद 6 या 7 में वो रिपोर्ट दे दी थी। और उन्होंने मुस्लिमों को बहुत सी जगह आरक्षण देने की बात भी कही है, ST SC के अंदर जो मुस्लिम्स हैं उनकी बात भी करी है, और भी कई बातें उन्होंने शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी बात की है। तो ये एक वीडियो हम इस पे जल्दी ही बनाएंगे, और ये देखेंगे कि 20% मतलब 14.5% लोगों का जीवन स्तर हमारे देश में कैसा है। और अगर उनका जीवन स्तर नहीं सुधरता है, मतलब उनका ही नहीं, ये दलितों का जीवन स्तर भी इसी तरह का है और आदिवासियों का जीवन स्तर भी इसी तरह का है। तो अगर देश के 70-80% लोगों का, लगभग 80% लोगों का जीवन स्तर औसत से नीचे है, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय है। तो इस चिंता को ध्यान में रखते हुए हमको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस सरकार से, जो भाजपा की सरकार है, उससे कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन और दूसरी सरकारें क्या करेगी कह नहीं सकते। तो और कब आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं कह सकते। तो देखते हैं इसका आगे क्या हश्र होता है, और इन कमेटियों का क्या लाभ होता है या नहीं होता है। इसी पॉइंट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि सच्चर कमेटी ने जो फाइंडिंग्स है उनकी, उससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों के साथ जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव बनाया गया, ये बिल्कुल फेक है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और मित्रों को भी भेजें और सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।